हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद ए के वर्मा पर। आज हम आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट तथा सी टेट की महत्वपूर्ण श्रृंखला के क्रम में 30 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हर टॉपिक से हमने प्रश्नों का चयन किया है, जिससे आपको इस चीज़ का आकलन हो सके कि आपकी तैयारी कितने स्तर की है। हम इस 30 प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे और बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, प्लित स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है प्लित स्वरों का प्रयोग जो है किस भाषा में किया जाता है। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा में, दूसरा है संस्कृत भाषा में, तीसरा है अंग्रेजी भाषा में और चौथा है ग्रीक भाषा में। तो जो प्लित स्वर होते हैं उनका प्रयोग जो है वो संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी में जो है प्लुत स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी में स्वर सिर्फ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। जो प्लुत स्वर होते हैं वो स्वरों के एक प्रकार होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उदाहरण है जैसे ओम। ओम में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जहाँ हमारा पहला ऑप्शन है विवेक, दूसरा है सृजित, तीसरा है आत्मिक और चौथा है प्रत्येक। तो आपको बताना है इसमें जो इक प्रत्यय का प्रयोग जो है वो किस शब्द में किया गया है। जो हमारे इक प्रत्यय का जो प्रयोग किया गया है वो हमारा शब्द है आत्मिक। विकल्प नंबर यहाँ तीसरा सही रहेगा। इसी प्रकार जैसे देखा जाए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में भी हमारे जो है इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आहा का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है जो आहा है इसका जो उच्चारण स्थान वो क्या है। तालु है, कंठ है, मूर्धा है या दंत है। तो जो इसका उच्चारण स्थल है वो है कंठ है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। और जो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो है आ, आ हा हा, का, खा, गा, घा। जो इस तरह के वर्ण हैं ये हमारे जो है कंठ से उच्चारित होते हैं। और जो तालु होता है, तालु से ये वर्ण नहीं उच्चारित होते हैं, ना मूर्धा से होते हैं और ना दंत से होते हैं। तालु से जो उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं वो होते हैं जैसे ई, इचु यसा नाम तालु, अकु विसर्जिया नाम कंठा। इस तरह के जो सूत्र होते हैं, इस सूत्रों के आधार पर हमको मतलब जानकारी मिल जाती है कि कौन सा वर्ण किस जगह से उच्चारित होता है। आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण है। हिंदी वर्ण विचार में अल्प प्राण, महाप्राण, सोस, सोग और अघोष, इस तरह घोष और अघोष इस तरह के जो मतलब जो वर्ण हैं, इस तरह के वर्ण हमारे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इस तरह के प्रश्नों से हमारे जो प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसा चौथा प्रश्न है, अल्प प्राण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण जो है वो अल्प प्राण है। ठा, था, मा या का। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अल्प प्राण है। इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा का। जो का है ये हमारा अल्प प्राण है और ये जो 3 वर्ण दिए गए हैं ये महाप्राण हैं। इनकी जो पहचान होती है अल्प प्राण की, तो वर्ण के प्रथम, तृतीय तथा जो पंचम वर्ण होते हैं वो हमारे होते हैं अल्प प्राण। और प्रथम और द्वितीय जो होते हैं, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, मित्रों द्वितीय और चतुर्थ होते हैं वो होते हैं महाप्राण, जिनके विषय में हम आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है 5 नंबर, महाप्राण है। चा, ता, ता, था। यहाँ ता 2 बार हो गया है, इसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ण आप मान लेते हैं, लेकिन यहाँ जो दोनों इतना ही सही नहीं है, चा भी नहीं सही है। इसमें राइट आंसर जो है हमारा वो रहेगा था। महाप्राण है था। तो इसमें जो हमारा दूसरा
और चौथा जो वर्ण होता है वो होता है हमारा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो होता है महाप्राण। जैसे ता, उसके बाद था, ता के बाद था आता है, तो था जो है ये हमारा दूसरा वर्ण हो गया, इसलिए हमारा जो महाप्राण होगा वो था होगा। राइट आंसर था। अगला प्रश्न है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और इनसे भी प्रश्न बन जाता है। इसमें आपको बताना है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। का है, गा है, मा है या ड़ा है। डा 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 बोलते हैं, राड़ा नहीं बोलते हैं। तो जो डा होता है और रा होता है ये दोनों हमारे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो यहाँ डा दिया गया है इसलिए हमारा विकल्प नंबर चौथा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है सा धन द्रि बराबर किसके होता है। आपको बताना है ये किसके बराबर होता है। सरा के, सरा, सा, श्री। तो ये जो बराबर होता है मित्रों ये होता है इसके बराबर होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा पहला रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के प्रकार होते हैं। आपको बताना है आधुनिक मान्यता के आधार पर जो संज्ञा के वो कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं या 6 होते हैं। तो आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। 3 कौन कौन से प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 प्रकार होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही रहेगा। समूहवाचक और भाववाचक भी संज्ञा के प्रकार हो। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक भी संज्ञा के प्रकार होते हैं, लेकिन जो हमारे मेन होते हैं वो वही 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत का पठार। यहाँ आपको बताना है तिब्बत का पठार ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है या समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जो ये तिब्बत का पठार है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर पहला सही रहेगा। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति विशेष का ध्यान होता है और भाववाचक संज्ञा जैसे जैसे गहराई, ऊंचाई, इस तरह के जो भाव होते हैं, मानवता, ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। और समूहवाचक संज्ञा में जैसे क्रम में झुंड, झुंड वगैरह जो होता है वो समूहवाचक होता है। झुंड या दल ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। मधुरता में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है मधुरता में कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन है भाववाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक और चौथा है द्रव्यवाचक। तो आपको बताना है मधुरता में कौन सी संज्ञा है। तो मधुरता में मित्रों हम देखते हैं यहाँ पर हमारी जो संज्ञा है वो है भाववाचक। जिस शब्द के अंत में ता आ जाए, आई आ जाए, तो वहाँ आप मान के चलिए कि वहाँ जो होता है वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे गहराई, ऊंचाई, अच्छाई, मानवता, शालीनता, इस तरह के वर्ण जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, विभु की भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है विभु की भाववाचक संज्ञा वो क्या होगी। पहला ऑप्शन है विभुता, दूसरा है वैभव, तीसरा है विभूत और चौथा है विभाग। तो जो विभु शब्द है इसकी जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी वैभव। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही रहेगा। मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप ये सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जो आपके लिए रोज़ मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न आपके सामने लेकर आते रहते हैं वो आपके पास आसानी से पहुंच सकेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम हैं। तो आपको बताना है जो हम है ये क्या है। उत्तम पुरुष सर्वनाम है,
मध्यम पुरुष सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम है या उपयुक्त तीनों है। तो आपको बताना है ये कौन सा सर्वनाम है। तो हम जो है ये हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यह मेरा कुत्ता है। यह मेरा कुत्ता है में कौन सा सर्वनाम है? आपको बताना है। यह मेरा कुत्ता है में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन पढ़ेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, पहला विकल्प। यह मेरा कुत्ता में ये बताया गया है कि यह मेरा कुत्ता है, यह निश्चित है, इसलिए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपको बताना है अर्पित का विलोम होगा। अर्पित का जो विलोम है वो क्या होगा? समर्पित होगा, निर्मित होगा, गृहीत होगा या विकृत होगा। तो ये जो हमारा अर्पित शब्द है इसका जो विलोम है वो होगा हमारा गृहीत। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा तेजस्वी का विलोम होगा। आपको बताना है तेजस्वी जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है ओजस्वी, दूसरा है सुकर, तीसरा है तेजस और चौथा है निस्तेज। तो आपको बताना है इसमें जो तेजस्वी शब्द है उसका विलोम क्या होगा। वो सोच समझ कर सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि हमें लक्ष्य बनाकर रखना चाहिए कि कम से कम 30 में हमारे 25 प्लस हिंदी में ज़रूर आएँ। जब 25 प्लस आएंगे हमारे हिंदी में तभी हमारा जो स्कोर है वो 120 प्लस बनेगा। इसलिए हिंदी में आप 25 प्लस का टारगेट तो ज़रूर रखें, और उससे ज़्यादा जितने भी हो जाएं, 30 हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 25 प्लस का स्कोर ज़रूर बनाएं। तेजस्वी का जो विलोम होगा वो हमारा होगा निस्तेज। ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध है। आपको बताना है 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक शब्द जो है वो शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? एक शुद्ध है और 3 जो हैं वो अशुद्ध हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है। अवगुण शुद्ध है, अवगुण शुद्ध है, आगुण शुद्ध है या उपरोक्त तो सभी शुद्ध हैं। तो इसमें जो हमारा सही शुद्ध है वो है अवगुण। अवगुण जो शुद्ध इस तरह लिखा जाता है, और ये जो हमारा लिखा है अवगुण ये शुद्ध नहीं है। अगुण भी हमारा शुद्ध नहीं है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दूसरा अवगुण। पैर से सिर तक वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी हमारे सिलेबस में है, और इससे एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता रहा है। पैर से सिर के लिए आपको एक शब्द बताना है। पैर से सिर तक क्या बोलेंगे? सर्वत्र बोलेंगे, आचार पूत बोलेंगे, अपाद मस्तक बोलेंगे या आचार पुत्र बोलेंगे। तो पैर से सिर के लिए जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे अपाद मस्तक। पैर से सिर तक अर्थात अपाद मस्तक, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। सूक्ष्म से देखने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। सूक्ष्म से देखने वाले के लिए एक शब्द बताना है आपको, क्या रहेगा। जो 4 विकल्प दिए गए हैं सूक्ष्म से देखने वाला, पहला है समदर्शी, दूसरा है परोक्ष, तीसरा है प्रदोष और चौथा है प्रेक्षक। इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेक्षक। सूक्ष्म से देखने वाले के लिए प्रेक्षक जो है शब्द प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर हमारा प्रश्न है तत्सम से रिलेटेड है। आवचन आपको बताना है। जो आवचन है, आवचन का तत्सम क्या होगा। क्या होगा इसका तत्सम? मन होगा, आचमन होगा, आजमन होगा या अचीव होगा। तो आपको बताना है इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आचमन। आचमन का जो तद्भव रूप होगा वो होगा आवचन, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ दूसरा सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रैन का तत्सम बताना है आपको। रैन का तत्सम बताना है। रन होगा, रेखा होगा, जन होगा या रजनी होगा।
तो जो रैन हमारा है, रैन का जो तत्सम रूप हमको बताना है वो हमारा होगा रजनी। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है रजनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्र का अखाड़ा, इंद्र का अखाड़ा का सही अर्थ क्या होगा? आपको बताना है। जो इंद्र का अखाड़ा मुहावरा है, इसका राइट आंसर वो क्या होगा? युद्ध का मैदान होगा, झगड़ालू व्यक्ति होगा, विलासी समाज होगा या अधिक घमंड होगा? तो इंद्र का जो अखाड़ा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलासी समाज। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर है। हाथ बांधना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है हाथ बांधना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है हाथ बांधना मुहावरे का अर्थ, पहला ऑप्शन है मजबूर करना, दूसरा है बंदी बनाना, तीसरा है हाथ मिलाना और चौथा है मित्रता करना। तो हाथ बांधने का मतलब है किसी को मजबूर कर देना, किसी को किसी कार्य करने के लिए मजबूर कर देना, कहते हैं हाथ बांधा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मजबूर करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राधा रमण किसका पर्याय है? आपको बताना है राधा रमण जो है वो किसका पर्याय है? ऑप्शन नंबर पहला है राधा का है, दूसरा है देवकी का है, तीसरा है कृष्ण का है और चौथा है इंद्र का है। तो जो राधा रमण है वो हमारा कृष्ण का पर्याय है। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा 3 राइट रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा गिरा किसका पर्याय है? आपको बताना है जो गिरा है वो किसका पर्याय है? पहाड़ का है, हल का है, सरस्वती का है या संध्या का है? आपको बताना है गिरा का पर्याय है। तो गिरा जो है वो सरस्वती का पर्याय है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ होगा सही वो 3 सही होगा, गिरा सरस्वती। दुर्दशा में कौन सा उपसर्ग है? दुर्दशा में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है दु है, दुरा है, दुर है या दुर है? इस लास्ट में जो दुर दिए गए हैं, एक में दूरा है और एक में दूर, समझ गए मित्रों? तो इसमें जो मात्रा है वो छोटा ऊ की है, दोनों में दूर है और इसमें जो है दूर। तो आपको बताना है इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? दुर्दशा में जो हमारा मित्र राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, दुर। दा छोटा ऊ की मात्रा, रा और हलंत, दूर उपसर्ग है इसमें। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही रहेगा। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे जो दुर और दुर ये 2 अलग अलग उपसर्ग हैं और इनसे जो अलग अलग शब्द बनते हैं, इसलिए इन दोनों में भी बहुत विभेद करना बहुत ज़रूरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? ची है, चिर है, चिर है या ची है? तो चिरायु में जो हमारा उपसर्ग है वो है चिर। चिर उपसर्ग है हमारा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है मकर में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है मकर में कौन सा प्रत्यय है? कर है, अर है या रा है या रा है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा मकर का लास्ट का रा रहेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, मकर में जो हमारा रा प्रत्यय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? तकी प्रत्यय है, की है, ई है या अकी है? नर्तकी, देखो मित्रों नर्तकी इस तरह लिखा जाता है। तो इसमें जो लास्ट में जो हमारी ये वाली मात्रा है ये बड़ी ई की है, इसलिए हमारा जो इसमें राइट प्रत्यय होगा वो बड़ी ई होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वनवास में कौन सा समास है? आपको बताना है वनवास, वन में वास करना या रहना, तो में आया है इसमें, तो तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या द्विगु है? तो जहाँ पर मित्रों में आता है
वहाँ पर जो हमारा में का संबंध जहाँ बताया जाता है में पर का, तो इसे जो सब होते हैं ये हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर रहेगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर पहला। आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है, नवयुग में कौन सा समास है? आपको बताना है नवयुग में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या द्विगु है? नवयुग, तो इसमें नौ आ गया है, संख्यावाची पद आ गया है। जिसमें संख्यावाची पद पहले हो उसमें जो हमारा समास होता है वो होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। मित्रों, ये रहे हमारे आज के 30 प्रश्न। आपको ये हमारे प्रश्न कैसे लगे और आपके 30 में लगभग कितने प्रश्न सही हुए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद मित्रों।